2 अक्टूबर 2018 को एक सऊदी जर्नलिस्ट जमाल अहमद खशोगी को इस्तांबुल में वाक़या सऊदी सफारत खाने के अंदर कत्ल किया गया। अमेरिकन एजेंसी CIA और तुर्क गवर्नमेंट की तरफ से इस कत्ल का इल्जाम सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पर लगाया गया। इस केस की हायरिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया कोर्ट के अंदर हुई थी, लेकिन फिर अचानक 6 दिसंबर 2022 को ये केस डिसमिस कर दिया गया। अब यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग चीज थी इस केस को सुनने वाले जज जॉन डिबेट्स के रिमार्क्स। उन्होंने कहा कि इस केस में मेरे हाथ बंधे हुए थे, इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। इस वाक़े के बाद एक बार पूरी दुनिया हिल गई कि कौन है क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, जिसके आगे अमेरिकन गवर्नमेंट से लेकर जुडिशरी तक ने घुटने टेक दिए। लेकिन क्या सच में ये इंसान इतना ताकतवर है? ये जानने के लिए हम जरा समझते हैं सऊदी अरब की हिस्ट्री और गवर्नमेंट स्ट्रक्चर को। आज जहाँ मॉडर्न सऊदी अरब है, ये इलाका 1932 तक 4 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड था, जिनमें हिजाज, नजद, अल असार और असीर के इलाके शामिल थे। नजद यहाँ आज सऊदी अरब का कैपिटल रियाज है। यहाँ छोटी छोटी किंगडम्स होती थी जिन्हें अलग अलग किंग रूल करते थे। आज के सऊदी अरब का ख्वाब पहली बार 1725 में नजद के अंदर मौजूद कबीले के एक सरदार सऊद बिन मोहम्मद बिन मकरन ने देखा था। इनके 4 बेटे थे जिन्होंने इस सारे इलाके पर कब्जा करने के लिए सल्तनत उस्मानिया और इजिप्शियन आर्मी के खिलाफ कई जंगें लड़ी थी। इसी दौरान 1744 में आले सऊद के लीडर मोहम्मद बिन सऊद और रिलीजियस स्कॉलर शेख अब्दुल वहाब के दरमियान एक मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में मुआहदा किया गया कि जब कभी भी आले सऊद हिजाज और नजद पर अपनी हुकूमत बनाएंगे तो वहाँ शेख मोहम्मद अब्दुल वहाब की टीचिंग्स को फॉलो किया जाएगा। अगले 150 साल तक आले सऊद और सल्तनत उस्मानिया के दरमियान कई जंगें लड़ी गईं, जिनमें कभी आले सऊद इन इलाकों पर कंट्रोल हासिल कर लेते तो कभी सल्तनत उस्मानिया इस सारे इलाके को अपने कब्जे में कर लेती, जिसके लिए आले सऊद को भागकर कुवैत के अंदर पनाह लेनी पड़ती थी। लेकिन फिर आया 1900 और आले सऊद के लीडर शाह अब्दुल अजीज, जिन्हें आज द फाउंडर ऑफ सऊदी अरेबिया कहते हैं, इन्होंने फिर से खोए हुए इलाकों को हासिल करने की कोशिश शुरू कर दी। सिर्फ 2 साल के बाद 1902 में रियाज पर कब्जा करके इसे आले सऊद का कैपिटल बना दिया, जो आज तक सऊदी अरब का कैपिटल है। रियाज पर कब्जा करने के बाद शाह अब्दुल अजीज ने 1950 तक पूरे नजद पर कंट्रोल हासिल कर लिया था। इसके बाद दिसंबर 1925 तक इन्होंने हिजाज, जिनमें मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा के इलाकों पर भी अपनी हुकूमत बना ली थी। अगले 7 सालों में शाह अब्दुल अजीज ने बाकी सभी इलाकों पर भी कब्जा कर लिया और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनको इस सारे इलाके का किंग डिक्लेयर कर दिया। आखिरकार 23 सितंबर 1932 को शाह अब्दुल अजीज ने हिजाज और नजद का नाम चेंज करके अल मुमलिकत अल अरेबिया अल सऊदिया का ऐलान कर दिया, जिसे आज तक सऊदी अरब कहते हैं। इसी दौरान इराक और बहरीन के अंदर ऑयल डिस्कवर हो चुका था, इसलिए 29 मई 1993 को शाह अब्दुल अजीज ने कैलिफोर्निया अरेबियन स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी से मिलकर सऊदी अरब के अंदर ऑयल की तलाश शुरू कर दी। अगले 4 साल कई जगहों पर ड्रिलिंग की गई, लेकिन सऊदी अरब और कैलिफोर्निया पेट्रोलियम को ऑयल के नामो निशान तक नहीं मिले। 1938 में दारान के इलाके में 7वीं ड्रिलिंग चल रही थी। किंग शाह अब्दुल अजीज और ऑयल एक्सप्लोरिंग कंपनी दोनों ही मायूस हो चुके थे, लेकिन फिर अचानक 3 मार्च 1983 को जब ड्रिलिंग 1440 मीटर गहराई तक पहुंची तो कुएं के अंदर से ऑयल उबल पड़ा। बस इतनी सी देर थी कि सऊदी अरब की किस्मत ने करवट बदल ली। वो सऊदी अरब जहां सिर्फ रेत ही रेत हुआ करती थी, आज ये सऊदी अरब दुनिया का अमीर तरीन मुल्क बन गया। उस वक्त इस ऑयल फील्ड के एक दिन में 1500 बैरल ऑयल प्रोडक्शन थी। 1944 में इस ड्रिलिंग करने वाली कंपनी का नाम कैलिफोर्निया अरेबियन स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी से चेंज करके अरेबियन अमेरिकन ऑयल कंपनी कर दिया था, और इसी को आज सऊदी अरामको कंपनी कहते हैं, जिसकी मालिक सऊदी गवर्नमेंट है। आज ये एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है। सऊदीया की सिर्फ इस एक कंपनी ने 2022 में 535 अरब US डॉलर का रेवेन्यू जनरेट किया था। अब आप अंदाजा लगाते जाएं कि जिस मुल्क की सिर्फ एक कंपनी इतना पैसा कमाती है, वो मुल्क और इसके हुक्मरान कितने ताकतवर होंगे। अरामको कंपनी ने 1951 में सफीनिया ऑयल फील्ड, जो दुनिया की सबसे बड़ी ऑफशोर, और 1957 में दुनिया की सबसे बड़ी ऑनशोर गफार ऑयल फील्ड को डिस्कवर किया था। इसलिए तो सऊदीया आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ऑयल और चौथा सबसे बड़ा गैस प्रोडक्शन करने वाला मुल्क है। इसी के साथ सऊदीया सबसे ज्यादा ऑयल एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क भी है। अब सऊदी अरब इतना अमीर मुल्क है कि अगर चाहे तो किसी दूसरे मुल्क को खरीद तक सकता है। इस इतने अमीर मुल्क के बादशाह हैं सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद, और इन्हीं के बेटे हैं मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद, जिन्हें पूरी दुनिया MBS के नाम से जानती है। सऊदी अरब में इन्हें मिस्टर
ایوری تھنگ نام سے بھی پکارا جاتا ہے، لیکن MBS کی پاور کی وجہ ان کے باپ کا سعودی عرب کا بادشاہ ہونا نہیں ہے، کیونکہ شاہ عبدالعزیز دی فاؤنڈر آف سعودیہ کے بعد سعودی عرب میں تھرون آف کنگڈم باپ سے بیٹے کو نہیں بلکہ ایک بھائی سے دوسرے بھائی کو ٹرانسفر ہوتا آ رہا ہے۔ 1932 یعنی ماڈرن سعودی عرب کی فاؤنڈیشن سے لے کر 1953 تک یہ گدی شاہ عبدالعزیز کے پاس تھی، لیکن ان کی موت کے بعد یہ تخت 1953 میں ان کے سب سے بڑے بیٹے کنگ سعود کے پاس چلا گیا، جنہوں نے 1964 تک حکومت کی۔ اس کے بعد کنگ سعود کے بھائی کنگ فیصل نے 1964 میں سعودی تخت سنبھالا۔ 11 سال کی حکومت کرنے کے بعد 1975 میں کنگ فیصل کو قتل کر دیا گیا، جس کے بعد فیصل کے بھائی کنگ خالد نے 1975 سے لے کر 1982 تک سعودی عرب کی بادشاہت کی۔ خالد کے بعد 1982 سے 2005 تک کنگ فہد نے حکومت کی۔ ان کی موت کے بعد کنگ عبداللہ 2005 سے لے کر 2015 تک سعودی تخت پر بیٹھے۔ اب ان کی موت کے بعد باری آئی ان کے چھٹے بھائی کنگ سلمان کی، جو آج تک سعودی عرب کی گدی پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ سعودی کنگڈم کے اندر ایک بھائی تو ہوتا تھا کنگ، اور اس کے بعد جس بھائی نے کنگ بننا ہوتا تھا اس کو سعودی عرب کا کراؤن پرنس نومینیٹ کیا جاتا تھا۔ سعودی کنگڈم کے فاؤنڈر شاہ عبدالعزیز نے 22 شادیاں کی ہوئی تھیں۔ ان بیویوں میں سے ان کے لگ بھگ 100 بچے تھے، جن میں شاہ عبدالعزیز کے 45 بیٹے تھے، اس لیے ان 45 بیٹوں میں ایک بھائی کنگ اور دوسرا ولی عہد ہوتا ہے۔ اب ایکچولی تو کنگ سلمان بن عبدالعزیز کے ساتھ مکرن بن عبدالعزیز ال سعود کو کراؤن پرنس ہونا تھا، لیکن کنگ سلمان نے یہ چین توڑ کر اپنے بھائی مکرن بن عبدالعزیز کی جگہ 29 اپریل 2015 میں اپنے بھتیجے محمد بن نائف کو سعودی عرب کا کراؤن پرنس نومینیٹ کر دیا۔ کنگ سلمان بن عبدالعزیز کا یہ فیصلہ انتہائی عقل مندانہ تھا، کیونکہ اگر اس وقت یہ اپنے بیٹے کو کراؤن پرنس نومینیٹ کرتے تو ہاؤس آف سعود کے باقی ممبر شاید یہ ٹریڈیشنل چین کبھی نہ توڑنے دیتے۔ اسی کے ساتھ کنگ سلمان نے اپنے بیٹے MBS کو ڈیفنس منسٹر بنا دیا۔ اس کے علاوہ یہ چیف آف رائل کورٹ اور ارامکو کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر بھی بن گئے۔ محمد بن نائف جو 2015 میں سعودی عرب کے کراؤن پرنس بنے تھے، 2 سال کے بعد 2017 میں سٹیپ ڈاؤن ہو گئے، اور ان کی جگہ سعودی عرب کے کراؤن پرنس بھی محمد بن سلمان ہی بن گئے۔ کہا جاتا ہے کہ محمد بن سلمان نے محمد بن نائف کو یہ ٹائٹل چھوڑنے پر مجبور کیا تھا۔ ان کو کئی دن پیلس کے اندر بند کر کے ان کے سارے بینک اکاؤنٹ فریز کر دیے گئے تھے، جس کے بعد محمد بن نائف نے کراؤن پرنس کی پوزیشن چھوڑ دی۔ نہ صرف یہ بلکہ مارچ 2020 میں محمد بن نائف اور ان کے بھائیوں کو سعودی گورنمنٹ کے خلاف سازش کرنے کے الزام میں اریسٹ کر لیا گیا، اور تب سے آج تک وہ جیل میں ہیں۔ سعودی عرب آئل کا سب سے بڑا ایکسپورٹر ہونے کے ساتھ ساتھ امریکہ سے ویپن امپورٹ کرنے والا بھی دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے۔ MBS نے 2015 میں ڈیفنس منسٹر بنتے ہی ایران کو سپورٹ کرنے والے یمنی حوثیوں پر حملہ کر دیا تھا، جس کے بعد یمن مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ اسی طرح 2017 میں جب قطر نے ایران کو سپورٹ کیا تو محمد بن سلمان کے کہنے پر سعودی عرب اور باقی مڈل ایسٹرن کنٹریز نے قطر کا بائیکاٹ کر دیا۔ MBS نے 2019 میں اینٹی کرپشن آپریشن کیا اور کرپشن کے الزام میں لگ بھگ 200 شہزادوں کو پکڑا گیا۔ ان سب لوگوں کے اکاؤنٹ سیز کر دیے گئے۔ ان شہزادوں میں ایک دنیا کا چھٹا امیر ترین انسان پرنس طلال بن ولید بھی شامل تھے۔ سعودی گورنمنٹ نے ان بلینئر سے 106 ارب ڈالر کا فائن لے کر چھوڑا۔ ایکسپرٹس کے مطابق اس آپریشن کا مقصد کرپشن ختم کرنا نہیں تھا، بلکہ اس کا مقصد سعودی عرب کے اندر اور باہر پوری دنیا کو بتانا تھا کہ سعودی عرب میں ایکچوئل پاور کس کے پاس ہے۔ آپ کو 1744 کا ایگریمنٹ یاد ہے جو محمد بن سعود اور محمد عبد الوہاب کے درمیان ہوا تھا۔ اس ایگریمنٹ کے مطابق ال سعود فیملی سعودی عرب کی ملٹری، پولیٹیکل اور اکنامکس کو دیکھے گی، جبکہ وہاب فیملی ریلیجیس افیئر کی ذمہ دار ہوگی۔ مولانا عبد الوہاب کی ٹیچنگ کے مطابق اسلامک ٹریڈیشنل لاز امپلیمنٹ کیے جائیں گے، جن میں ال سعود فیملی کا کوئی ممبر بھی انٹرفیئر نہیں کرے گا، جبکہ وہاب فیملی کا کوئی ممبر بھی پبلک میں سعودی گورنمنٹ اور آل سعود کو کریٹیسائز نہیں کرے گا۔ لیکن محمد بن سلمان نے پاور میں آتے ہی یہ ایگریمنٹ توڑ دیا۔ انہوں نے ریلیجیس پولیس کو لوگوں کو اریسٹ کرنے سے روک دیا۔ اب سعودی عرب میں عورتوں کو ڈرائیونگ کی اجازت مل گئی، حتیٰ کہ ریاض اور جدہ کے اندر کئی کنسرٹ بھی کرائے گئے۔ ان ڈیسیژن پر الوہاب فیملی کے ریلیجیس سکالرز نے محمد بن سلمان اور گورنمنٹ کو پبلک میں کریٹیسائز کرنا شروع کر دیا، جس وجہ سے سعودی گورنمنٹ کو ان ریلیجیس لیڈر کو اریسٹ کرنا پڑا۔ اور شاید یہی سٹیپ سعودی عرب کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے، کیونکہ اس ایگریمنٹ پر سعودی امپائر پچھلے 250 سال سے سٹیبل تھی، جو ان جیسے ڈیسیژن کی وجہ سے کبھی بھی انسٹیبل ہو سکتی ہے۔ محمد بن سلمان
सलमान के बारे में लोगों की दो अलग अलग ओपिनियंस हैं। कुछ लोगों के मुताबिक ये एक इंतहाई जालिम लीडर है जिन्होंने यमन पर हमला किया और फिर सऊदी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने पर जमाल अहमद खशोगी को कत्ल करवा दिया, जबकि दूसरी तरफ के लोगों का मानना है कि मोहम्मद बिन सलमान एक रेवोल्यूशनरी लीडर हैं जो सच में सऊदी अरब की तकदीर बदल देंगे। दरअसल 2014 से ऑयल की प्राइसेस लगातार गिरती जा रही हैं। पूरी दुनिया रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रही है, इसलिए मोहम्मद बिन सलमान को पता है कि सऊदी अरब अब ज्यादा देर तक ऑयल पर सरवाइव नहीं कर सकेगा। इसलिए क्राउन प्रिंस सऊदी इकोनॉमी को ऑयल से डाइवर्ट करके सऊदी अरब को टूरिस्ट कंट्री बनाना चाहते हैं। लियोम सिटी और विजन 2030 इसी प्लान का हिस्सा हैं, लेकिन इन प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए सऊदी अरब को बहुत ज्यादा पैसा लगाना पड़ रहा है, जिसके लिए मोहम्मद बिन सलमान ने कई बोल्ड स्टेप्स उठाए, जिनमें चाइना सऊदी अरब एग्रीमेंट 3 अगस्त 2022 को सऊदी कंपनी आरामको और चाइना पेट्रोलियम साइनोपैक के दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ, जिसमें दोनों कंट्रीज एक दूसरे को फ्रंट लाइन पर सपोर्ट करेंगे। इसके साथ ये भी तय किया गया कि अब सऊदी अरब चाइना को ऑयल डॉलर्स की बजाय चाइनीज युआन में देगा। इसी तरह अमेरिका के बार बार रिक्वेस्ट करने के बावजूद 5 अक्टूबर 2022 को मोहम्मद बिन सलमान के कहने पर ओपेक ने अपनी डेली प्रोडक्शन 2 मिलियन बैरल से कम करने का ऐलान कर दिया। इन दोनों डिसीजंस के बाद एक बार पूरा वाशिंगटन हिल गया। इस बात से पता चलता है कि एमबीएस न सिर्फ सऊदी अरब बल्कि पूरी दुनिया के ताकतवर तरीन इंसान है। इनके सामने अमेरिका जैसा पावरफुल मुल्क भी बेबस हो गया। रशिया यूक्रेन वार के बाद अब बड़े बड़े लीडर ऑयल की डील के लिए सऊदी अरब आ रहे हैं, जिससे पूरी दुनिया को ये पता चल गया कि अब मिडल ईस्ट में कुछ भी करना है तो मोहम्मद बिन सलमान के पास आना पड़ेगा। सऊदी शाही खानदान दुनिया का अमीर तरीन खानदान माना जाता है। हाउस ऑफ सऊद के 2000 रॉयल मेंबर करीबन 1.4 ट्रिलियन डॉलर के मालिक हैं। इसलिए मोहम्मद बिन सलमान दुनिया के पहले रिचेस्ट क्राउन प्रिंस हैं। इनके पास इतना पैसा है कि शायद हम जैसा कोई इंसान गिनने बैठे तो इसकी जिंदगी खत्म हो जाए। दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं जो इनको पसंद हो और वो ना खरीदें। 2014 में जब प्रिंस फ्रांस के अंदर वेकेशन पर थे तो इन्हें वहाँ एक सुपर यार्ड पसंद आ गई, जिसे इन्होंने एक रशियन बिजनेसमैन यूरी शेल्फर से 40 करोड़ डॉलर का खरीद लिया। सरीनी नामी इस सुपर लग्जरी यार्ड के अंदर 52 क्रू मेंबर्स के साथ 48 रॉयल फैमिली के मेंबर ऐशो आराम से अपनी जिंदगी को एंजॉय कर सकते हैं। इस यार्ड के अंदर स्विमिंग पूल, चिल्ड्रन प्ले रूम, साल्ट वाटर पूल, आउटडोर सिनेमा और नाइट क्लब के साथ साथ इस सुपर यार्ड के ऊपर 2 हेलीपैड तक मौजूद हैं। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इस 40 करोड़ डॉलर की सुपर यार्ड के अंदर 45 करोड़ डॉलर की पेंटिंग लगाई गई है। लियोनार्डो डी विंसी की सबसे महंगी पेंटिंग जो मोहम्मद बिन सलमान ने 2017 में 450 मिलियन डॉलर की खरीदी थी, तब से आज तक ये पेंटिंग एमबीएस की सुपर यार्ड के अंदर लगी हुई है। इसी तरह एमबीएस ने फ्रांस में मौजूद चेटिलूस 14 नाम से एक घर 30 करोड़ डॉलर में खरीदा था। यह हाउस 10 बेडरूम, इंडोर और आउटडोर स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल और ट्रांसपेरेंट अंडर वाटर चैम्बर के साथ दुनिया के महंगे तरीन घरों में से एक है। मोहम्मद बिन सलमान स्पोर्ट्स को सऊदी अरब के अंदर लाने के लिए बेपनाह पैसा खर्च कर रहे हैं। ये दुनिया की तवज्जो सऊदी अरब की तरफ लाने के लिए पूरी दुनिया के फुटबॉल प्लेयर्स और एथलीट्स को सऊदी अरब में इनवाइट किया जा रहा है। एमबीएस स्पोर्ट्स इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने के लिए बिलियन ऑफ डॉलर खर्च कर रहे हैं। 2029 की एशियन गेम्स भी सऊदी अरब की ट्रोजीना, जिसे द माउंटेन्स ऑफ नियोम कहा जाता है, के अंदर होंगी। एमबीएस के इन बोल्ड डिसीजन की वजह से ये न सिर्फ मिडल ईस्ट बल्कि पूरी दुनिया के ताकतवर तरीन इंसान माने जाते हैं। अभी तक तो ये सऊदी अरब के प्राइम मिनिस्टर हैं और इनकी पावर का ये हाल है, लेकिन तब क्या होगा जब किंग सलमान की डेथ होगी और मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब की गद्दी पर बैठे होंगे। फिर यही सऊदी अरब के स्याह और सफेद के मालिक होंगे। मोहम्मद बिन सलमान के लिए लोग मायूसी और उम्मीद के 2 हिस्सों में बटे हुए हैं। देखते हैं कि ये सऊदी अरब की पूरी पावर को कंट्रोल करने के बाद क्या करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में।